हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं सेकेंड ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज नया चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं 11 साल के पीवाईक्यूज के बारे में। साथ ही साथ उन पीवाईक्यूज को केवल हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है उन पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज पर डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमेशा की तरह होने वाली है मज़ेदार, शानदार और धुआंधार। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यदि क्लास अच्छी लगे, मज़ा आए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, फिजिक्स आपको आसान लगने लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, संभव है कि आज की क्लास में हम दो चैप्टर एक साथ कवरअप करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे गति के नियम के बारे में। गति के नियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बल के बारे में। टोटल ये चैप्टर आपको पता होगा फोर्स पर डिपेंड करता है, बल पर डिपेंड करता है, मतलब पूरा वो जो चैप्टर बल पर बेस्ड है ना। उसी तरीके से इसी फोर्स को हम थोड़ा सा आगे पढ़े तो हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में। तो दोनों ही चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। इसलिए हमने दोनों चैप्टर को एक साथ यहाँ पर कंबाइनली बात करने वाले हैं हम। साथ ही साथ में इनके कॉन्सेप्ट है उनमें भी जो भी रिलेशन है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें एक स्प्रिंग के बारे में बोला गया कि आपके पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में भी मैंने 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के लिए थे। अभी मैं थोड़ा बहुत बेसिक और आपको बता दूंगा क्योंकि हमारा यही मोटिव है कि आपको पीवाईक्यूज तो बताए जाएं, साथ में इन पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट आपको बताए जाए और कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक्स बताई जाए, ताकि आपके क्वेश्चन जो केवल आंसर निकालना ही नहीं है, आपको आपकी अप्रोच भी अच्छी बने, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो, कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ मजबूत बने, ताकि सवाल यदि घूम भी जाए तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज सवाल पर। एक स्प्रिंग दे रखी है भाई हमारे को। ठीक है, चलिए, एक स्प्रिंग को एक बल द्वारा खींचा जाता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपके पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के लिए सीन ऐसा होता है कि यदि आप इसे बाहर खींचेंगे दोनों किनारों को, मतलब एक चाहे बांध दो, चाहे यहाँ से ऐसे बांध दो, या फिर चाहे दोनों किनारों को पकड़े खींच लो, आपकी इच्छा है। दोनों किनारों पे फोर्स बाहर की साइड होगा तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा ना भाई, वो अंदर की साइड होगा। स्प्रिंग फोर्स कहाँ होगा? अंदर की साइड। यानी आप बाहर खींचेंगे तो स्प्रिंग अपने आप को अंदर की तरफ सिकुड़ने का प्रयास करेगी। उसी प्रकार यदि आप स्प्रिंग को अंदर की साइड दबाएंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो अंदर की साइड होगा, तो स्प्रिंग अपने आप को बाहर की साइड धक्का देने की कोशिश करेगी। यानी आप जो स्प्रिंग है उसको अंदर के साइड दबाएंगे तो स्प्रिंग बाहर की साइड खुलने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इस टाइप का होगा। यानी स्प्रिंग फोर्स बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है। स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, हमेशा वो ध्यान रखना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर -kx। ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है और इसी फोर्स से जो काम होता है, जो कार्य होता है, स्प्रिंग फोर्स से जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला होता है ½ kx²। ये दो चीजें आपको याद रखनी, स्प्रिंग का हर सवाल आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरी बात समझना। अब अगला क्या बोला है, यदि स्प्रिंग को 1 mm खींचने के लिए 10 न्यूटन का बल आवश्यक है। कितना mm खींचना है? 1 mm। अब समझिए, जो खींचना है उस डेटा को लिखो पहले, जो दिया हुआ है आपको खींचना है 1 mm, यानी x की वैल्यू आपकी 1 mm, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता है? 10 न्यूटन लगाना पड़ता है। बट देखो यहाँ पर देखो,
स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था माइनस का के एक्स, तो मैं देखो इस हिसाब से सवाल करता हूँ। तो एफ की जगह में लिख देता हूँ माइनस का के एक्स। अच्छा, माइनस क्या बताता है यहाँ पे? माइनस ये बताता है कि जिधर आपका एक्स होगा उसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स होगा। एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट बोलो या स्प्रिंग का खिंचाव बोलो, जिधर स्प्रिंग खिंचेगी या स्प्रिंग दबेगी उधर के अपोजिट में स्प्रिंग फोर्स होगा। अब देखो डायग्राम को देखो, आप जब बाहर खींचते हैं ना भाई इसको, आप जब बाहर खींचते हैं तो एक्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बट स्प्रिंग अपने आप को कहाँ खींच रही? अंदर के साइड खींच रही, यानी एक्स और एफ एस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से आप जब इसे अंदर की तरफ दबाते हो तो स्प्रिंग अंदर की तरफ सिकुड़ती है, तो एक्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, बट स्प्रिंग अपने आप को बाहर धकेलती है तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स और ये जो एक्स, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, बस ये बताता है। आप चाहो तो माइनस लगाओ, आप चाहो तो माइनस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ, ये केवल डायरेक्शन के लिए। ये मैंने लिख दिया 10 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुझे जो वैल्यू चाहिए ना भाई वो चाहिए के की, स्प्रिंग नियतांक 10/x। ठीक है, देखिए के बराबर 10 की जगह 10 और x कितना है देखो मेरा 1 mm है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 mm। ठीक है, चलिए ये मेरी के की वैल्यू आ गई। के यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक होता है भाई लोगों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में बताया। हर क्लास में मैं पहले क्वेश्चन करवाने से पहले हमेशा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ और उनका कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा हूँ। हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर पहले मैं डिस्कस करता हूँ, देन उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, कोई भी सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो वो भी मैं वहाँ पर करवाता हूँ, ताकि केवल आप इस फेर में ना रहे कि हमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, वहाँ से हमारी फिजिक्स निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली वहाँ सवाल घूमेगा, सवाल जरा सा घूमेगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा घूमेगा और वहाँ पे हम गलतियाँ करके आएंगे, बहुत सिली मिस्टेक्स करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना भाई वो क्लियर हो। बस कॉन्सेप्ट यदि आपने क्लियर कर डाला तो आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, ये बात याद रखना। चलिए हमारे सवाल पे आते हो। आगे देखो क्या कह रहा है, स्प्रिंग को 40 mm खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का फॉर्मूला देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला लिख देता हूँ, W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ लिख देता हूँ, के की जगह देखो बात करते हैं, के यानी स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ये रहा मेरे पास 10/1 mm इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। स्प्रिंग को कितना खींचा गया है, 1 mm खींच रहा था तो आप 10 न्यूटन बल लगा रहे थे। अभी आपको कितना खींचना है, 40 mm खींचना है। ठीक है, तो 40 mm का काम पूछा तो मैं लिख दूंगा 40 mm, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूंगा 40 mm इंटू 40 mm। देखो 1 mm से ये 40 mm कट गया, कितनी बार, 40 बार। अब देखो W बराबर, इस 2 से मैं इसको काट देता हूं, कितनी बार, 20 बार। तो मेरे पास ऊपर बचा 10, 20 इंटू 40। यहाँ mm है भाई, मुझे मीटर में बदलना है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, 1000 mm में ना 1 मीटर होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ mm में 1 मीटर होता है। मुझे तो 1 mm चाहिए, तो 10⁻³ को मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये हो गया 1/10⁻³ mm, सॉरी मीटर। मीटर आप चाहो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, वरना एक और तरीका है इसको लिखने का। ये घात जब ऊपर जाएगी तो 10⁻³ हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी, है ना। आगे आ जाओ, तो mm की जगह मैं लिख सकता हूँ, चाहे आप ये वाला लिख दो चाहे आप ये वाला लिख दो। मैं ये वाला लिख देता हूँ यार, 1/1000। ठीक है, 10⁻³ को 1000 ही तो लिखते हैं। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8। वर्क है, वर्क कार्य होता है, कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, तो 8 जूल आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। देखो स्प्रिंग पे कम से कम 5-7 सवाल आ गए, और स्प्रिंग में केवल ये 2 फॉर्मूले लगेंगे और कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, बस इन्हें सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है सवाल, 10 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, दिख गया मुझे, ये कितने किलो का है,
10 किलो का। ठीक है, चलिए क्षैतिज पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है। ब्लॉक पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक बल F आरोपित किया गया। F टेढ़ा लग रहा है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। F जो है ना, वो इसके साथ थीटा कोण बनाता है, और जब भी कोई चीज किसी एक लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, थीटा वाला होता है cos थीटा। तो यहाँ पे आप F लिखिए, और या 30 डिग्री है तो आप लिख दीजिए F cos 30। घटक बांट रहा हूं भाई मैं, है ना। ठीक है, आगे देखो, एक घटक लंबवत बटेगा ऊपर की तरफ, और ये हो जाएगा मेरा F sin थीटा। थीटा मेरा 30 है तो मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। तो F के दो मान हो गए, आगे की साइड F cos थीटा और ऊपर की साइड F sin थीटा। ठीक है, आगे देखो सवाल क्या कह रहा है, F के किस मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए ब्लॉक ऊपर उठेगा। अब देखो ब्लॉक ऊपर उठना चाहिए भाई, ब्लॉक क्या होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो मुझसे ये पूछा गया कि F का कौन सा मान होगा जिसमें ब्लॉक ऊपर उठेगा। तो मुझे केवल ऊपर की मोशन देखनी है और आगे की नहीं देखनी। आगे किसके ना किसके उससे मतलब नहीं है। पहले मैं और देख लेता हूं इसमें और कौन सी चीज काम कर रही है। देखो भाई, ये द्रव्यमान है तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही होगी, जिसका फॉर्मूला होता है mg। वेट लग रहा होगा, m या 10 किलो है तो 10, और g की वैल्यू भी मैं 10 ले लेता हूं, तो 10 मिलके हो गया ऑलमोस्ट 100। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक डब्बा है, नीचे लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, और ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है F sin 30। अगला क्या कह रहा है, F का कितना मान हो कि ब्लॉक ऊपर उठ जाए, किस न्यूनतम मान के लिए ऊपर उठ जाए। ऊपर उठने के लिए एक चीज जरूरी है, ये जो ऊपर वाला फोर्स है ना आपका F sin 30, ये या तो 100 के बराबर हो या 100 से जस्ट बड़ा हो। या तो 100 के बराबर हो भाई, यदि ये 99 भी हुआ तो ब्लॉक ऊपर नहीं उठेगा, लेकिन यदि 100 हो गया तो अब उठने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब 100 के बाद 100.1 भी हुआ ना तो ऊपर उठेगा। तो हम लिखते हैं ऐसे, F sin 30 का मान 100 से बराबर या ज्यादा हो। ज्यादा हो तो देखो मुंह खुल गया, मुंह उधर खुलता है जिधर बड़ा होता है, तो ये ज्यादा होना चाहिए, और ये साथ में बराबर का साइन भी ले लिया। मुझे F चाहिए तो मैंने F लिखा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ पे मैं लिख दिया 100। तो F, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100 इंटू 2, F की वैल्यू आ गई मेरे पास 200। तो मेरा आंसर ये कहता है कि F की वैल्यू या तो 200 हो जाए या 200 से जस्ट बड़ी हो जाए। तो मैंने ऐसे लिख दिया, यदि F की वैल्यू 200 से बराबर या 200 से जस्ट ज्यादा भी हो गई तो ये डब्बा उठ जाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे ये जो फोटो ली है इसमें मेरे ऑप्शन नहीं आ रहे, तो मैं F का मान लिख देता हूँ लगभग 200 न्यूटन। आप जहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई बुक से या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF या आपके पास में कोई हार्ड कॉपी है, वहां पे देखना उनके जो ऑप्शन है उनमें 200 न्यूटन वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो इस टाइप का सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, एक बार फिर करवा रहा हूं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। देखो क्या बोल रहा है, एक परिवर्ती बल है भाई, एक वस्तु पर कोई परिवर्ती बल लग रहा है। ये रहा परिवर्ती बल का मतलब होता है बल बार बार बदल रहा है, बल बार बार बदल रहा है। अब देखो बल बार बार बदल रहा है, यानी आप जैसे जैसे x दूरी में चलते हैं F का मान चेंज हो रहा है। वस्तु को 0 से 4 मीटर तक गति करवानी है। कहां से कहां तक, 0 से 4 मीटर तक। अब ध्यान से देखना, जब भी परिवर्ती बल होता है, वैसे तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, लेकिन ये तब लिखा जाएगा जब आपका F जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। F कांस्टेंट है तो आप बल इंटू विस्थापन लिखेंगे। लेकिन यदि आपका बल फिक्स नहीं है तो आप लिखेंगे F डॉट dx। x दूरी में जा रहे तो dx लिखेंगे, y वाली लाइन में जा रहे हैं, y एक्सिस में जा रहे तो dy लिखेंगे, और z वाली लाइन में जा रहे तो dz लिख सकते हैं। फिलहाल जो F है ना, देखो यहां से देखो, उसमें देखो x आ रहा है यहाँ पे, तो मैं x वाला फॉर्मूला उठा लेता हूं। ये तब लगता है जब F की वैल्यू कैसी हो, वेरिएबल, यानी बदलती रहे, यानी कांस्टेंट ना हो। तो मैं W लिखता हूं, F की वैल्यू उठाता हूं 3 + 0.5x, और यहां पे लिख देता हूं dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक बदल रही है, x की प्रारंभिक वैल्यू 0, अंतिम वैल्यू 4। अब देखो W देखते हैं अपन, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, 0 से 4 तक 3,
dx। पहले इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक बार 0 से 4 तक 0.5x dx। देखो ध्यान से देखना, ये 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लूंगा, अंदर बचेगा dx। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 4 तक। और ये मेरे पास है 0.5, इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट नंबर है। यहाँ बचेगा x और dx 0 से 4। अब देखिए भाई, जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आते हैं, अवकलन समाकलन आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आते वो सिंपली समझ लीजिए, dx का मतलब होता है छोटी दूरी, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। छोटो छोटो को जोड़ के बनेगा बड़ी दूरी, एकदम फुल लेंथ। तो dx को छोटा बोलेंगे तो फुल लेंथ हो जाएगी x, 0 से 4 तक 0.5। यहां देखो आप dx का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, आप x का कर रहे हो। इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो पावर का रूल ये कहता है कि जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए। पावर का रूल ये कहता है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं आपको, कल भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आज फिर लिख रहा हूं, मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो पावर का रूल ये कहता है कि जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दो। जोड़ दी, n पावर थी, n+1 कर दी, और नीचे भी इतनी लिख दो। सर ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर आप dx का कैसे कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे 1 मान रखा है भाई, और जब 1 होता है ना, मैं यहाँ कोने में लिख रहा हूँ, देखो इधर 1 है ना, तो इसको मैं x के रूप में लिखना चाहूँ तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो रूल ये कहता है कि जितनी पावर 1 जोड़ दो, ऊपर 1 जोड़ दी और नीचे भी 1 कर दी, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे। तो मेरा जो dx का इंटीग्रेशन हो रहा है वो x की पावर 1 हो रहा। अब जब बड़ी क्लासों में जाते हैं ना, तो इतना डीपली बात नहीं करते, हम सीधा ही बोलते हैं dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, पावर 1 है तो 2 जाएगी और नीचे 2 जाएगी, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। अब देखो 3 की जगह 3 लिख देता हूं। एक बार अपर लिमिट लिखनी है, एक बार देखो इसको ऐसे लिखता है, 2 बार x को लिख दो, 0 से 4 तक 0.5। इसको भी x² को 2 बार लिखो, जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है 0 से 4 तक। अब देखिए करे आगे, थोड़ा सा अपन को बस इसको करना है। देखो w बराबर 3, अपर लिमिट उठाओ पहले, उसको यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे 4 रख दिया। एक बार लोअर लिमिट को लिखो, तो इस x की जगह लिखोगे तो यहाँ 0 लिख दिया। लिमिट ऐसे लिखी जाती है, यानी 4 के बाद क्या हो रहा है, 0 से पहले क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। एक बार अपर लिमिट लिखोगे यहाँ पे तो x², तो यहाँ लिखोगे 4 का स्क्वायर। एक बार लोअर लिमिट लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप 0 का स्क्वायर और नीचे लिख दोगे 2। अब देखो w बराबर 4 में से 0 गया तो 4 बचा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, प्लस यहाँ लिखोगे 0.5। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 0 गया तो 0 गया, भाग गया 2, यहाँ बचा 16, 2 8, कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.8। w बराबर 12 प्लस 8 को 5 से करोगे तो 40 आएगा, 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 0.40 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अब कार्य बराबर आ रहा है मैंने 12/40 ऐड करने के बाद में, बट है तो ऑप्शन मिस नहीं कर रहा। एक बार मैं देख लेता हूँ हल्का सा कहाँ तो मिस्टेक हुई है। मिस्टेक मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। 1.5 x²/2 0 से 4 तक, ठीक है। 4 - 0 0.5, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 8 आ गए। अच्छा हमारी मिस्टेक का हुई है, हल्की सी मिस्टेक हमसे ये हुई है, यहाँ 8 है भाई, अपन ने 0.8 लिखा है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखो, 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, तो w बराबर हो गया 12 + 4 16। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दिमाग इधर उधर भटकते ही। ये हमारा 16 जूल हमारा आंसर हो गया। इंसानों छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो 18-20 मिनट का हो गया, ये लगभग 18 मिनट का हो गया। मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।